नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। युवाओं में कौशल विकास हो और उन्हें नौकरी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए सुविधाएं बढ़ा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आईटीआई के बुरे हाल हैं। यहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चे तो होशियार हैं, क्योंकि कई ऐसे ट्रेड हैं जहां पर एडमिशन का कट ऑफ 92% तक जाता है, लेकिन सिस्टम के आगे होनहार बच्चों का भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं देता। रायसेन जिले में एक छोटा सा कस्बा देवरी, जिसकी आईटीआई जिले में सबसे आधुनिक और बड़ी बताई जा रही है, लेकिन आपको देखकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सरकार ने संसाधन तो दे दिए, लेकिन इन पर काम करने वाले और सिखाने वालों की कमी के चलते मशीनें या तो बंद पड़ी हैं या धूल खा रही हैं। इस आईटीआई का 75% स्टाफ संविदा वाला है। आईटीआई का उद्देश्य बच्चों में स्किल डेवलपमेंट का है और उसके बाद आईटीआई में पूरा काम अप्लाइड होता है। लिहाजा सरकार और विभाग दावा करते हैं कि आईटीआई के पढ़े छात्र छात्राएं बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, लेकिन आपको रिकॉर्ड देखकर हैरानी होगी कि 2022-23 में देवरी जिला रायसेन के 90% छात्रों को एमपीएसईबी ने मीटर रीडर की अस्थायी नौकरी मिलती है, जो कि आउटसोर्स जॉब है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आईटीआई के बच्चों को बाहरी कंपनियों में जॉब क्यों नहीं मिलती। वजह आपके सामने है। रायसेन जिले की देवरी आईटीआई का जायजा लिया तो पाया कि ज्यादातर टीचर संविदा पर हैं और जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी बंद पड़े हैं और धूल खा रहे हैं। यहाँ के टीचर्स ने बताया कि छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट तो दिए हैं, लेकिन कई ऐसे उपकरण हैं जो कि अब कोर्स से अलग हो चुके हैं। यहाँ के प्रिंसिपल आर.एन. सक्सेना कहते हैं कि कई मशीनें इसलिए चालू नहीं है क्योंकि उनको इंस्टॉल करने के लिए उतनी जगह नहीं है, इसलिए मशीनें बंद है। लेकिन जहां जरूरत है वहां पर ज्यादातर मशीनें चालू हैं और बच्चे सीख रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि इलेक्ट्रिशियन के बच्चे ज्यादातर एमपीईबी में जाते हैं और कई एनटीपीसी में भी गए। कौशल विकास के नाम पर प्रदेश में निजी आईटीआई भी संचालित हो रही है, लेकिन पिछले सालों की जांच में यह पाया गया है कि कोई 2 कमरे में तो कोई गैरेज में चल रही है। राज्य और केंद्र सरकार ने जब निरीक्षण कराया तो ये गड़बड़ियां सामने आई थी। केंद्र सरकार ने जांच में 107 निजी आईटीआई बंद करने का फैसला किया था। कुछ मशीनें जो है अभी इंस्टॉल नहीं हुई हैं, क्योंकि वर्कशॉप में जितनी जगह चाहिए उतनी जगह वर्कशॉप में है नहीं, तो कुछ मशीनें जो है इंस्टॉल नहीं हुई हैं। बाकी जो जितनी पे बच्चों को ट्रेंड करने के लिए जो आवश्यक हैं वो सभी मशीनें करीब करीब स्टार्ट हैं। इस आईटीआई को खुले कितना समय हो गया? ये आईटीआई तो सर 84 की है आईटीआई, और इस नई बिल्डिंग में हम 11-12 में इसमें शिफ्ट हो गए। तो कौशल विकास के लिए आईटी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि किस तरह से युवाओं का, वहां पर जो छात्र हैं उनका कौशल विकास हो रहा होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं उदयपुरा से संवाददाता सुमित मेहरा से। सुमित, जिस तरह से इस आईटीआई का निर्माण किया गया है और सबको ये उम्मीद रहती है कि आईटीआई में जाएंगे बच्चे तो कौशल विकास में एक उन्नत हासिल करेंगे और नई नई तकनीक सीखेंगे और उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन ये यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए, मैं उनका भी तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं कुलदीप बिश्नोई जी, जो कि बीजेपी नेता है उदयपुरा से, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है रामनारायण सक्सेना जी, जो कि प्रचार है आईटी कॉलेज देवरी के हैं। और सुमित मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और देवेंद्र पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सुमित, सबसे पहले आखिर जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया आईटीआई का, आखिर ये यहाँ पर वो उद्देश्य पूरा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जी मैं आपको बता दूं, ये रायसेन जिले की सबसे बड़ी आईटीआई है देवरी आईटीआई। तो यहाँ पर मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और 75% हाँ शिक्षक संविदा वाले हैं। हाँ ऐसे में बच्चों का कौशल विकास कैसे होगा? हाँ जब इस संबंध में प्रिंसिपल आर.एन. सक्सेना से बात की गई जी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ मशीनें इंस्टॉल करने के लिए जगह कम है हाँ और शासन को इसके लिए पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है। रामनारायण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए खुद ही, जो कि प्रचार है आईटीआई कॉलेज देवरी से। रामनारायण सक्सेना जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो आईटीआई खुली है इसका उद्देश्य क्या है? पहले मैं चाहूंगा एक बार आप इसका उद्देश्य बताइए। हाँ जी,
आईटीआई का उद्देश्य तो हमारे पूरा भारत में युवाओं में जो कौशल होता है उसी कौशल को विकसित करके और उनको अपने जीवन यापन के लिए नौकरी या बिजनेस करने के लिए ही इस पे ट्रेनिंग दी जाती है। किस किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है ये भी बताइए आप। यहाँ पे सर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ट्रेड में इनको बच्चों को सिखाया जाता है। और कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड होते हैं, जैसे कोपा होता है जिसमें हमें कंप्यूटर ऑपरेशन वगैरह ये सिखाया जाता है, बेसिक कंप्यूटर। कटिंग स्विंग होती है, स्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में, स्टेनोग्राफी हिंदी के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो छात्र पढ़ते हैं, वो आगे जाकर कहाँ का एक स्कोप रहता है उनको जॉब मिलने का, किस किस क्षेत्र में उनको जॉब मिलता है? ये जैसे हमारे नॉन टेक्निकल में स्टेनो वाले हैं, ये तो सब एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। क्लरिकल जॉब भी मिलते हैं इनको। स्टेनोग्राफी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के असिस्टेंट बनने के मौके मिलते हैं। और टेक्निकल ट्रेड वाले हमारे ये सब पूरी इंडस्ट्रीज में जाते हैं। रेलवे है, एमपीवी है, और अपने जितने भी इंडस्ट्रियल हब हैं इन सभी में जो है हमारे आईटीआई ट्रेंड बच्चे ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, इसका उद्देश्य बताया और कहाँ का जो छात्र पढ़ते हैं वो जा सकते हैं, जो जॉब स्कोप रहती है। अब इसमें ये जो आईटीआई यहाँ पर ये कितना सफल साबित हो रहा है? ये आईटीआई सफल तो हो रहा है। इस बार हमारा जो टारगेट है वो मैक्सिमम बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने का। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और कितने बच्चों को सही जगह उनको जॉब मिली है, ये थोड़ा आंकड़ा भी अगर आप बताएंगे ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है। नहीं, आप मुझे मोटा मोटा बता दीजिए या प्रतिशत मुझे बता दीजिए आप। लेकिन 50% से ज्यादा बच्चे जो है किसी न किसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं। जैसे अपना एनटीपीसी है, रेलवे है, एमपीवी है, ल्यूपिन भोपाल में, अपना मंडदीप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मैक्सिमम बच्चे जो है। ठीक है, आपने कहा 50% बच्चे जाते हैं, लेकिन 50% में जो आप जॉब का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छी कंपनियों में सिर्फ मुश्किल से 5% ही होगा, क्योंकि जो हमारे आंकड़े हैं, जब हम जमीनी स्तर पर हमने देखा कि कई लोगों को सिर्फ मीटर रीडिंग के काम पे लगाया जा रहा है, जो यहाँ से पढ़ के निकल के जा रहे हैं वो मीटर रीडिंग के काम पर कर रहे हैं, वो भी अस्थायी तौर पर। तो ये किस तरह का जॉब है? जब इतनी अच्छी जगह पढ़ के बच्चे जा रहे हैं यहाँ से छात्र, तो वो इस तरह के जॉब क्यों कर रहे हैं? क्या उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी क्यों आप लोग अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, इनिशियली तो एक्चुअली क्या सर, इनिशियली जो है बच्चे जाते हैं तो इनिशियली तो उनको इस टाइप के जॉब ही मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको बहुत अच्छे से मुझे बताइए प्रचार महोदय जी, मुझे बताइए, मीटर रीडिंग करने के लिए आपको स्किल की कितनी आवश्यकता है? वो तो किसी को भी आप बता दें, जो लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लें, बस काम हो गया। मीटर रीडर के लिए भी उन्होंने अभी फिलहाल कुछ बच्चे लिए हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिकल का काम जो है थोड़ा सा खतरे वाला होता है, इसलिए कम से कम हमारे बच्चे जाते हैं तो वो सेफ्टी अरेंजमेंट तो पूरे रख के जाते हैं। सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं, लेकिन देखिए सवाल तो उठेगा ना कि अगर यहाँ से इतनी बड़ी आईटीआई सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसके बाद बच्चों को जो अस्थायी नौकरी मिल रही है वो भी मीटर रीडिंग की, तो आपको लगता है कि ये उनकी जो एक कौशल उसके साथ न्याय हो पा रहा है? नहीं, इतना सफिशिएंट तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसमें और आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, और बहुत सारे सवाल करूंगा आपसे। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं मैं उनको भी जोड़ लेता हूं। हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी नेता है उदयपुरा से। कुलदीप बिश्नोई जी, क्या कहेंगे आप कि बहुत अच्छी बात है सरकार आईटीआई खोल रही है, लेकिन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो अस्थायी तौर पर, जो इलेक्ट्रिशियन फील्ड की बात कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, मीटर रीडिंग का उनको काम मिल रहा है, और जो यहाँ पर सिखाने वाले भी हैं वो सारे सिखाने वाले भी संविदा वाले हैं। वो तो कैसे जो कौशल विकास का एक जो उद्देश्य है सरकार का, वो यहाँ पर पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जी नमस्कार। हाँ, ये मीडिया के माध्यम से अभी जो सूचना प्राप्त हुई जी जी। अच्छा कुलदीप जी थोड़ा सा विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ जो देवेंद्र पटेल जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनसे चर्चा कर ले तो फिर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। देवेंद्र पटेल जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आईटीआई यहाँ पर खुली हुई है, सरकार का जो एक उद्देश्य रहता है, देवेंद्र पटेल जी, सरकार जो एक उद्देश्य रहता है कौशल विकास को लेकर, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है यहाँ पर।
देवेंद्र पटेल जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको देवेंद्र जी? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं हो पा रही है उनके पास। कुलदीप जी, क्या कहेंगे आप? जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है इस आईटीआई का यहाँ पर? ये उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। शासन इसी उद्देश्य से देवरी में, हमारी बहुत पुरानी संस्था है देवरी की हाँ। आईटीआई की, और इसमें जो सूचनाएं प्राप्त अभी मीडिया के माध्यम से हुई हैं, हाँ, ये विषय गंभीर है। अगर हाँ। इसमें कोई कमी है, इसको हम ऊपर शासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, हाँ, और सीधे भी हम बात करके जो भी इसमें कमी होंगी, हाँ, क्योंकि कौशल विकास हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए हाँ, बहुत जरूरी काम है, और बहुत सारे हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में इससे लोग ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो इसमें कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए फिर से, कांग्रेस विधायक उदयपुरा से। देवेंद्र पटेल जी, क्या कहेंगे आप? सरकार की तरफ से जो आईटीआई खोली गई यहाँ पर, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मशीन है वो धूल खा रही है, सिखाने वाले भी यहाँ पर उस तरह से नहीं है जो बेहतर तरीके से सिखा सकें, वो ज्यादातर सब संविदा वाले। तो जो कौशल विकास का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र पटेल, उदयपुरा एमएलए। आईटीआई मेरे देवरी में ये बहुत बड़ी सौगात थी, इस क्षेत्र के लिए, जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। हाँ। कौशल विकास के लिए हमारे जो नए बच्चे यहाँ जो आ रहे थे, जिससे आईटीआई के माध्यम से जो बड़ी बड़ी नौकरियों पे पहुंचते, और निश्चित उनकी बहुत बड़ी आशाएं थी, लेकिन बेरोजगारी की चरम सीमा है। संविदा शिक्षक हैं, जब आईटीआई जैसी संस्थाओं में भी संविदा शिक्षक हैं, पूरी सरकारी नौकरियों में संविदा के लोग हैं, हाँ। तो निश्चित है कि इस देश में अभी तो बेरोजगारी, अब ये कहने में संकोच होगा, वही बात करूंगा कि इस देश में बेरोजगारी अति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जब यहाँ के स्कूलों में संविदा शिक्षक के हवाले हैं, कई स्कूल यहाँ के, मैं आपसे निवेदन करूं, मिडिल स्कूल में जहाँ एक एक टीचर नहीं है, मेरी विधानसभा में कई स्कूल हैं जो खाली पड़े हैं, जिनमें संविदा शिक्षक के दो शिक्षक हैं, जहाँ बात भरवा। ऐसी आज आईटीआई की व्यवस्था है। जब मैं पहली बार यहाँ विधायक बना, सबसे पहले मैं आईटीआई में गया, तो उसके सुधार के लिए मैंने संकल्पित हुआ, और संकल्पित होने के बाद में जो भी वहाँ की कमी है उसकी दूर करने के लिए सरकार को मैंने बहुत प्रयास किया। हाँ। लेकिन 15 महीने में सरकार मेरी गिर गई। मैं चूंकि कांग्रेस से विधायक हूँ, और इसके बाद में आज आईटीआई में मशीनरी है, लेकिन मशीनों को चलाने वाले नहीं है। अच्छा, आपने कहा जी, अभी देवेंद्र जी साहब कह रहे थे जगह नहीं है, इतनी बड़ी आईटीआई में इतनी बड़ी जगह है, हाँ। लेकिन उसका ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, आपने कहा कि जो यहाँ पर कमियां थी उसको दूर करने की आपने कोशिश की, लेकिन सरकार आपकी गिर गई 15 महीने में। जब आपने देखा, निरीक्षण किया होगा, जब आपने जानकारी जुटाई होगी, जो किस किस तरह की उस वक्त कमियां थी, और आपने इसको दूर करने को लेकर क्या आपने खाका तैयार बड़ी किया? कमियां तो यही थी कि वहाँ सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि कुशल जो बच्चों को, जो कुशल शिक्षक होना चाहिए, हाँ। जो टीचर होना चाहिए, वो सबसे बड़ी कमी तो थी वहाँ। हाँ। ये थी, तो उसके लिए मैंने प्रयास किया। जो मशीनें जो खराब पड़ी थी, जो मशीनों के संचालक नहीं थे, जो ऑपरेटर नहीं थे, उनको भरने का प्रयास किया। इसके बाद में वो बिल्डिंग जो थी बहुत अच्छी बनी थी, जगह बहुत अच्छी है, आज भी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन उसमें सही मायने में तो ये है कि सरकार का उदासीन रवैया। लेकिन देवेंद्र पटेल जी, 15 महीने में प्रयास कुछ तो आगे बढ़ा होगा आपका, कहां तक गया था ये? बिल्कुल 15 महीने के लिए, 15 महीने की सरकार ने मुझे 3 महीने भी काम करने के लिए मुश्किल से मिला, और मैंने 15 महीने के लिए तो क्षेत्र के लिए, आईटीआई के लिए कम से कम मैंने 10 विजिट किए होंगे। जब जा जाते तो पहले मैं आईटीआई जाता। तो जो आपने प्रयास किया, जो आपने प्रयास किया वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाया। सुधार आने के बाद में फिर वही हालत हो गई, आज भी वही हालत है। पूरा देश में आप कहना चाहिए, पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की बलि चल रहा है। महोदय, एक आईटीआई का है, पूरे स्कूल देख लें, आपके पूरे यूनिवर्सिटियों, पूरी शालाएं देख लें, पूरे यहाँ शिक्षक नहीं है, बहुत मतलब इतनी बुरी हालत है। और तो और आज गर्मी का सीजन है, 86 परियोजनाएं छोटी छोटी चालू हो गई हैं, पूरी भ्रष्टाचार की बलि 86 की 86 परियोजनाएं चल गई हैं। देवेंद्र पटेल जी, मैं वही थोड़ा जानना चाह रहा हूं आपसे कि 15 महीने की सरकार थी आपकी, तो जो आपने एक खाका तैयार किया था इसके बेहतरी के लिए, वो कहां तक पहुंचा था? क्या सिर्फ कागजों में ही था या फिर कुछ जमीन में उतर पाया था? पहुंचने में कामयाबी बहुत कुछ हुई थी। एक जागरूकता हुई थी, एकदम से सब तैयार हो, एक ऐसा पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी कि जो लोग थे उसमें, और मैंने पूरा प्रयास किया कि वहाँ ज्यादा संविदा की जगह अच्छे शिक्षक का जो परमानेंट होते हैं
वो लोग आए। अभी भी आप विधायक हैं, अभी भी आप विधायक हैं, आपने सरकार से किसी तरह का पत्राचार किया या विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया आपने? विधानसभा क्वेश्चन है इसके अगले सत्र में। हाँ, मैं आपको चाहूंगा विधानसभा क्वेश्चन की ITI का जो मेरा विधानसभा क्वेश्चन उसका जवाब मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये मामला विधानसभा में उठना चाहिए, ताकि तभी जो ITI है उसका एक बेहतरी से यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा एक सीखने को मौका मिलेगा और फिर जो जॉब है उनको बेहतर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रामनारायण पटेल जी, रामनारायण सक्सेना जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रामनारायण सक्सेना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रामनारायण सक्सेना जी, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जितने भी जो सिखाने वाले हैं वो खुद ही संविदा हैं? अगर जो ITI जहां से बच्चे छात्र सीख कर जाते हैं और अच्छी नौकरी मिलते हैं, उसी संस्था में अगर ऐसा टोटा है कि जो सिखाने वाले वही संविदा हैं, तो कैसे काम चलेगा? वो कैसे अपना 100% दे पाएंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा सर कि एक्चुअली संविदा पे नहीं है वो। हाँ, वो 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये तो ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो 11 महीने के लिए आएंगे तो वो किस तरह से बेहतरी से पढ़ा पाएंगे? वो उनके दिमाग में यही रहेगा ना कि हम 11 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या इससे उनके पढ़ाने में आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि वो अपना पूरा 100% दे पा रहे हैं? जी, नहीं ले पाते हैं, 100% नहीं ले पाते हैं हम। हाँ, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ एग्जाम हुआ है। हाँ, और परमानेंट टीचर्स के लिए जो है अपॉइंटमेंट होने की मतलब है ना, अभी प्रोसेस चल रहा है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है अभी। तो परमानेंट पोस्टिंग अभी कुछ होंगी। कितने प्रतिशत वहां पर जो स्टाफ है, जो शिक्षक हैं, वो परमानेंट है और कितने प्रतिशत संविदा के हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? करीब 60% जो है टेम्परेरी है। हाँ, हाँ, और 40% करीब स्टाफ है। और मशीनें क्यों बंद है? और मशीनें क्यों बंद है? क्यों धूल खा रही है मशीनें? अगर मशीनें ऐसी बंद रहेंगी तो जो छात्र हैं वो सीख कैसे पाएंगे? वो नहीं सर, मशीनें जो जिन पे ऑलरेडी प्रैक्टिकल होता है सिलेबस के अनुसार, हाँ, वो मशीनें सब चालू हैं। हाँ, जो मशीनें एक्चुअली क्या है कि हमारा पाठ्यक्रम जो है बदलता रहता है हाँ, सर। तो अभी जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके हिसाब से कुछ मशीनों सिलेबस से बाहर हो गई। हाँ, तो वो मशीनें जो है एक साइड में रखी हुई। ठीक है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? कुलदीप बिश्नोई जी, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो संस्था छात्रों को, बच्चों को जो कौशल विकास में आगे बढ़ाती है, इसी उम्मीद के साथ कि आगे चल के अच्छी जॉब करेंगे, उसी संस्था में वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षक क्यों हैं? आप मुझे बताइए, अगर 11-11 के महीने के कॉन्ट्रैक्ट में अगर शिक्षक वहां पढ़ाने जाएंगे तो क्या वो अपना 100% दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यही रहेगा कि 11 महीने बाद हमको तो यहाँ से जाना ही है। कुलदीप जी, मानना, लेकिन मेरा मानना है कि काम रुकना नहीं चाहिए किसी भी संस्था में। जी, जो शासन की योजना है उनको संचालित होना चाहिए। हाँ, वो परमानेंट कर्मचारी करें, संविदा वाले करें या कॉन्ट्रैक्ट वाले भी करें, हाँ, निरंतर कार्य चलता रहना चाहिए। शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस हेतु जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनसे हमारी उम्मीद रहती है वो अपना काम समय पर कर रहे हैं। बाकी ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, आप कभी आकर देखेंगे, रायसेन जिले में सबसे अच्छी बिल्डिंग देवरी में बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की बहुत बड़ी सौगात थी हमारे यहाँ। हाँ, बहुत अच्छी किस्म की बड़ी आधुनिक बिल्डिंग का निर्माण हमारे देवरी में हुआ था। अगर उसमें जैसा कि ज्ञात हुआ है कि कहीं कोई कमी है उसकी पूरी की जाएगी। उसको शासन की तक उस योजना की जानकारी हम देंगे, जहाँ जो कमी है उसकी पूरी कराने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। रामनारायण जी, अभी हाल ही में कितने लोगों का सिलेक्शन कौन कौन सी कंपनी में, अगर आप थोड़ी इसकी जानकारी देंगे आप? एक्चुअली क्या है, एकदम एग्जैक्ट जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं, कुछ कंपनियों के नाम तो आपको याद होंगे, आप प्रचार्य हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि 100-200 कंपनी आती होंगी, कुछ कंपनियों के नाम तो आपको याद ही होंगे। हम करीब जो है हर महीने में एक आध कैंपस जो है हम यहाँ पे कराते हैं। हाँ, अभी जो लास्ट कैंपस हुआ आपका, उसमें कौन सी कंपनी आई थी, ये बता दीजिए। चलिए जी, अभी हमारा वर्धमान का हुआ था। हाँ, कितने बच्चे का उसमें सिलेक्शन हो पाया था? वर्धमान में जो है हमारे उन्होंने बच्चे तो बहुत सिलेक्ट किए थे हमारे। हाँ, करीब 30-35 बच्चे उसमें कैंपस में शामिल हुए थे। इनमें से 20 बच्चे करीब सिलेक्ट किए थे। हाँ,
लेकिन बच्चे कुछ यहाँ के लोकल बच्चे जो है वो जाके ज्वाइन नहीं किए। अच्छा। हाँ, वो क्या है, ज्वाइन करने में क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरीज बहुत कम होती हैं, हाँ तो बच्चे क्या ज्वाइन करने के लिए वो जाते नहीं है। हाँ। और 7, 8, 10 हजार तक जो है स्टार्टिंग में मिलता है उनको, तो उसके लिए वो बच्चे क्या करते हैं कि वो जाना पसंद नहीं करते। हाँ। तो बच्चे क्या ज्वाइन होते नहीं है सर। बाकी सिलेक्शन तो हमारे यहाँ करीब करीब जो है 75% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है रेलवे में 2-3 बच्चे अभी गए हैं। हाँ। और आपके ये इसमें एनटीपीसी में गए हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपसे अगर खुद ही पूछूं कि इस संस्थान में आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं, और आप स्वदेश न्यूज के माध्यम से सरकार से ये कमियों को दूर करने के लिए मांग करना चाहते हैं? ये तो सर आपने पहले से अपना डिस्कस कर लिया है। नहीं, मैं चाहूंगा एक बार आप खुद बताइए, क्योंकि देखिए आप प्रचार है, आप जो बताएंगे वो ऑथेंटिकेट बताएंगे, सही बताएंगे आप, इसलिए निसंकोच, क्योंकि स्वदेश न्यूज के माध्यम से ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है सरकार तक जाता है, तो आपकी जो मांगे हैं, आपने हो सकता है कई बार पत्रचार भी किया हो, आपने अधिकारियों को बताया भी होगा, लेकिन मुझे लगता है एक बार आप और बता दें क्या कमियां हैं और क्या सरकार से आपकी मांग है। हाँ, मैन तो वही है सर कि हमारे पास एक तो जो हमारी बिल्डिंग है, हाँ, उसमें हमारे नॉर्म्स के अनुसार 6 ट्रेड संचालित किए जा सकते हैं। हाँ, और हम वर्तमान में 10 ट्रेड जो है रन कर रहे हैं। हाँ, तो हमको 4 ट्रेड के लिए एक हमारे पास जगह बहुत है। हाँ, तो हम उसमें नई बिल्डिंग बनाने की एक मतलब यानी प्रस्ताव रखना चाहते हैं, रखा भी है हमने। ठीक। कि एक 4 वर्कशॉप के लिए एक नई बिल्डिंग बन जाए वहाँ पे। हाँ। और स्टाफ जो है हमारा रेगुलर एडमिट हो जाए वहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रमुख मांगे आपकी। हाँ जी, और थोड़ा सा स्टाफ हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी नहीं है, सब वैकेंट पड़ी हुई है सीट। हाँ। सुरक्षा गार्ड नहीं है हमारे पास, जो सुरक्षा गार्ड अपॉइंट किए करवाए जाए वहाँ पे। हाँ। मतलब ये कुछ कमियां जो है मेरे मोटी मोटी कमियां। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्वदेश न्यूज के माध्यम से ये आपकी जो कमियां ये जाएंगे सरकार तक, और सरकार इसको दूर करने की जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन आप जो ऑफिशियल तरीका होता है पत्रचार, आप वो भी जरूर करें ताकि सरकार को एक ऑफिशियल एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एक सवाल आखिरी में जाते थे, मैं संवाददाता से ले लेता हूँ, कुछ संक्षेप में आप बताइएगा, समय बहुत कम है। सुमित, इस आईटीआई को लेकर जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं या जो आसपास के लोग हैं, उनके माता पिता, उनका रुख क्या है? वो क्या उम्मीद लेकर जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं उनकी क्या उम्मीद पूरी हो पाती है? संक्षेप में। भागीरथ जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बच्चे जाते हैं अपने कौशल के लिए। हाँ। उनका कौशल भविष्य बन नहीं पा रहा। हाँ। क्योंकि आईटीआई में ना तो सुरक्षा व्यवस्था है, हाँ, और वहाँ की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त है। ठीक है सुमित, समय कम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जिस उम्मीद के साथ छात्राएं वहां पर पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो उम्मीद उनकी पूरी होते हुए नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब उनको मनमाफिक उनको नौकरी नहीं मिलती। इसलिए जैसे प्राचार्य ने कहा, रामनारायण सक्सेना जी ने, कि सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते क्योंकि सैलरी कम रहती है। तो मुझे लगता है जो कमियां हैं सरकार को यहाँ पर दूर जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देवेंद्र पटेल जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रामनारायण सक्सेना जी और सुमित मेहरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो आईटीआई हर क्षेत्र में खुलने चाहिए, बिल्कुल खुलने चाहिए, इससे कौशल विकास होता है, लेकिन उसकी जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। सिर्फ आईटीआई खोलकर खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि उसमें शिक्षा का स्तर किस तरह का है और कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को एम्प्लॉय किस तरह के चाहिए, उसको किस तरह के वर्कर चाहिए, ताकि वो वर्कर की ट्रेनिंग यहाँ पर मिल सके, ताकि उनको अच्छी सैलरी मिले। क्योंकि अच्छी सैलरी मिलेंगी तो सिलेक्शन के बाद जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो ज्वाइन करेंगे। इसलिए सरकार को इन चीज़ों को ध्यान रखकर अपनी शिक्षा का खाका तैयार करना चाहिए, जो कमी है उसको दूर करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।